नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि सरकार बड़ी मछली को छोड़कर गरीबों की कर रही है हत्या। जल जमाव से परेशान वार्ड 45 की जनता का फूटा गुस्सा, किया सड़क जाम। और मुजफ्फरपुर पहुंचे संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा, कई योजनाओं की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि सरकार बड़ी मछली को छोड़कर गरीबों की हत्या करने में लग गई है। रविवार को मुजफ्फरपुर के बेला छपरा गांव पहुंचे पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। दर्शकों को बता दें कि बेला छपरा गांव के चंदेश्वर राम की पिछले दिनों इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई थी। चंदेश्वर राम की पत्नी प्रमीला देवी ने बेला पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। पत्नी का कहना है कि उसका पति ताड़ी बेचकर जीवन बसर करता था, लेकिन बेला पुलिस के द्वारा शराब के मामले में पकड़कर पहले पिटाई कर दी गई, फिर उसके बाद जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव ने मृतक चंदेश्वर राम की पत्नी को आर्थिक मदद भी किया है। कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप खुद सुनिए। संजीव जी और क्या इन लोग के इच्छा है अपना जीवन जी भी तो हमको तो इन लोगों ने, हमारे लीडरों ने अभी यहाँ तक कहा कि इनको जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए 20,000 रुपया पार्टी की तरफ से यहाँ इनको दी गई ताकि ये सब्जी अंडा दुकान कर ले। लेकिन एसआईटी जांच की मांग हम आईजी से डीजी से लेकर के लिखेंगे चिट्ठी और करेंगे। देखिए, पप्पू यादव के आने के बाद ना भगवानों को नहीं बख्शेगा। ये आप इसको कहीं सादा कागज तो लिख लीजिए। ये आफिया माफिया, ये चंगड़ी मोंगड़ी वाला को उठा के आप मारते हैं। अब बड़का माफिया से भतार और सैया बना करके नेता लोग और पदाधिकारी माल उसूलते हैं, तो ये सब भतार इन लोगों का माफिया है। सैया कह रहे हैं कि हमने बड़े माफियाओं को धर दबोचा है, कई माफियाओं की गिरफ्तारी सर हुई कितना है। माफिया है यहाँ, एमपी माफिया, एमएलए माफिया, मंत्री माफिया, सब माफिया। बड़का हम तो नाम का उजागर किए हैं, सबको पकड़िए, सबका एक तो सर काफी सारा जख्म है, दांत तोड़ दिया, मारते मारते मार दिया। तो गरीब आदमी का जिंदगी का क्या मतलब? यहाँ कैंडल थोड़े जलेगा। दलित का, गरीब की बच्ची का बलात्कार हो जाए, वहाँ कैंडल नहीं जलेगा। कैंडल जलेगा जब पप्पू यादव के घर में कोई छेड़खानी कर देगा, तब बड़का के घर में छेड़खानी होगा, तब देखिएगा। अच्छा, सोशल एक्सट्रीमिस्ट सबको एक सवाल है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हाय तौबा, दिल्ली में सरकार बदल गया बलात्कार की एक घटना पर, निर्भया पर, और उसके बाद 3 गुना बलात्कार बढ़ गया। जब संजय जायसवाल जी बोलते हैं कुछ हो, कौन स्मैक पीता है, कौन कोरेक्स पीता है, कौन सोल्यूशन पीता है, कौन वो ताकत वाला कौन दवाई होता है जो पार्क में जाके सो जाता है कहीं, नशे की गोली। अरे कौन गोली जो ताकत करते हैं आप लोग, इधर उधर वाला धंधा, भाई क्या क्या खाते रहते हैं। हाँ, कौन कौन चीज आप लोग खाते रहते, ये बताए। तो के नेता क्या खाता है, कब पॉर्न देखिएगा, कब क्या देखिएगा। नेता लोग तो पॉर्न देखते ही रहता है, दारू का बोतल टेबल पर रहता है, सब धंधा नेते करता है। तो अब वो ठिका लिए क्या? ये लोग दारू या नशा सब धंधा नहीं करते हैं। पहले अपना सर्टिफिकेट देना, दारू पीते हैं कि नहीं। ठीक है, वो पीते हैं, सब पीते हैं। तो यहाँ दारू बंद करने का बात है ना, जो मन है सो बक दीजिए। एक तो दारू उरू का जो मामला है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी का मामला है।
देश भर में फैक्ट्री है, दारू चलती है। अब बिहार में कहते हैं गांधी को हम ले आएंगे, तो बिहार के बाहर गांधी नहीं है, ड्राई स्टेट गुजरात नहीं है, वहां तो पूरा दारू ओपन है। बात करिए आप एजुकेशन पर, हेल्थ पर, बात कीजिए रोजगार पर। 93 लाख पलायन कर गया मजदूर बिहार से, बात कीजिए उस पर। आप कॉमन आदमी को जीने का कोई रास्ता नहीं दीजिएगा, मार के एकदम समाप्त कर दीजिएगा। तो आप जो लोग गांजा पीता, भांग पीता है, सब धंधा करता है, तो उससे पूछिए ना कि अपना अपना नेता का सर्टिफिकेट पहले जांच करवाए ना। तो वीडियो वायरल है, टेबल पर दारू, पीछे लड़की, आगे लड़की, बगल में लड़की। तो नेता लोगों को तो पब्लिक ने छूट आजादी दे दिया घर ढुकने का। ढुको, जो करना हो कुकर्म करो जात के नाम पर, उसके बाद पैसा दो, दारू दो, वोट लो। डेमोक्रेसी का मतलब रह गई है माल दो, दारू दो और पंचायती चुनाव और विधायिका का चुनाव कराओ। इतना दारू परसा गया है, माल दिया गया है पंचायत के चुनाव में, क्या होगा? तो बड़ा मछली पकड़िए ना, एक दिन कंसस होइएगा। तो क्या अब दारू नहीं मिलेगा? डेट फाइनल कर दे हमको सरकार कि 2 महीना हम के बाद एक को ठो बोतल का दारू नहीं मिलेगा। अब कोई नहीं, तो हम तब तक चुप रहेंगे। 2 महीने के बाद मिलेगा तो क्या डीएसपी दरोगा डिस्चार्ज होंगे, एसपी सस्पेंड होंगे, नेता इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जो नेता दारू स्मैक पीता है तो क्या उसकी, जब आप 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप जल नल योजना में बर्खास्त कर देते हैं मुखिया जी को, तो जो सबसे ज्यादा बलात्कार केस में और दारू और शराब स्मैक के केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, डीएनए टेस्ट कराइए। नगर निगम की कार्यशैली से नाराज पूर्व वार्ड पार्षद दीपलाल राम पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। रविवार को उनकी तबीयत को बिगड़ते देख मोहल्ले वासियों ने रोड जाम और आगजनी कर घंटों बवाल काटा और निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल जल जमाव सहित वार्ड 45 की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों के यहां कई बार आवेदन देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब पूर्व वार्ड पार्षद दीपलाल राम ने आमरण अनशन शुरू किया। आमरण अनशन पिछले 5 दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। रविवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे नाराज होकर वार्ड 45 के लोगों ने पानीकल चौक पर आगजनी कर रोड को कई घंटों तक बाधित रखा। कई घंटों के बाद मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। ये जो जोर और यहाँ पे जो जनता का जो आवाज़ उठ रही है, ये जल निकासी जो मुद्दा वार्ड 45 में जो उठा है पिछले 3-4 साल से, ये कई वार्ड के पानी के नाले का पानी जो है वो एक वार्ड में जोड़ दिया गया। जो पानी निकलना चाहिए स्विच गेट होते हुए निकलना चाहिए, वो एक वार्ड के तमाम जो लोग रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। और हम लोग 3 साल से इस परेशानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएम के पास भी हम लोग गए, धरना प्रदर्शन किए, इवन के पेपर वर्क एप्लीकेशन भी दिया गया, आवेदन भी दिया गया। इवन की नगर आयुक्त, पिछले पूर्व नगर आयुक्त को भी और इस बार के नए आयुक्त को भी हम लोगों ने दिया, मगर कोई भी उनके तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। इसलिए आज जो विरोध किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये नगर आयुक्त को ये मैसेज जानी चाहिए कि हमारा जो मसला है, ये मुद्दा जो है भारी मुद्दा है। इससे जल जमाव की वजह से कई बीमारियां और आए दिनों डेंगू की बीमारियां और कॉलरा की बीमारियां फैल रही है। इसका जवाबदेही कौन करेगा? हमारे पूर्व जो पार्षद हैं दीपलाल जी पिछले 3-4 दिन से बुक आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और कोई देखने भी नहीं आया कि ये क्या मुद्दे के लिए कि बुक वो खड़े आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। इसमें अहम मुद्दा है कि वार्ड 45 के अंदर में कई वार्ड का पानी ला के छोड़ दिया गया, ठीक है ना। और इसी मुद्दे को लेकर दीपलाल जी आमरण अनशन में बैठे हैं। कोई प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई पदाधिकारी आकर के कोई आश्वासन नहीं दिए, न इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। कई वार्ड का पानी अपने वार्ड 45 में ला के छोड़ दिया गया है और इसको स्लूइस गेट से निकासी के लिए नहीं जोड़ा गया है। और ये बहुत अहम मुद्दा है। 2-3 साल से हर लोग परेशान हैं इस मुद्दे को लेकर के। तो इस पर प्रशासन सूद ले, दीपलाल राम जी का आमरण अनशन तोड़वावे, कोई आश्वासन दे और पानी के निकासी के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था की जाए। इसको स्लूइस गेट से जोड़ करके वार्ड के लोगों को सहूलियत दिया जाए, पानी निकासी का व्यवस्था किया जाए। हमारा वार्ड नंबर 45 में
500 जन समस्या के लेके 18 तारीख को आवेदन नगर आयुक्त से लेके जिला प्रशासन तक मैंने दिया, जिसमें से हम 25 तारीख से आमरण अनशन करने का जो सो प्रस्ताव भी दिया है कि अगर हमारी मांग पूर्ति नहीं होती है तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन हमारी मांग पत्र को आज तक नगर आयुक्त ने दरकिनार कर दिया और आज हम 25 तारीख से कंटिन्यू आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी स्थिति दयनीय होती जा रही है दिन पर प्रतिदिन। आज तक तो न तो चिकित्सा पदाधिकारी आया और न कोई पदाधिकारी आया और न तो नगर आयुक्त आया। यहाँ तक कि नगर आयुक्त को फ़ोन भी किया, लेकिन नगर आयुक्त ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। आज हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। हमारा सीना में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में पूरा दर्द हो रहा है और आज 4 दिन अन्न पानी खाए हुए हो गया। हमारा मुख्य मांग है कि हमारे वार्ड नंबर 45 में जल जमाव का ज़्यादा आती है। अन्य वार्डों से पानी आ रहा है हमारे वार्ड में, हमारे वार्ड का पानी डूब रहा है और जल निकासी का कहीं रास्ता ही नहीं है। और हमारा 10 गो चौमुखी लाइट लगा हुआ है, लेकिन आज 10 चौमुखी लाइट हर चौक चौराहे पर नहीं जल रहा है। 1.5 करोड़ का पानी का टंकी बीएमपी में बना हुआ है, आज तक चालू नहीं हो पाया। मालीघाट के जनता तरफ पानी के लिए त्राहिमाम है। आज 8.5 लाख रुपया के लागत से सार्वजनिक शौचालय बना, लेकिन आज 5 साल हो गया सार्वजनिक शौचालय चालू नहीं हो पाया। आम जनता को खेत खलिहान में जाना पड़ता है। इसी तरह लाइट सारा वार्ड में बूता हुआ है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। और नगर आयुक्त मात्र स्मार्ट सिटी के नाम पर डिडोरा पीट रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन हमारा 45 जो सो नर्क सिटी हो गया। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री आलोक रंजन झा ने सिकंदरपुर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में खेल संघ के सदस्यों ने स्टेडियम के अंदर बन रहे स्विमिंग पूल पर आपत्ति जताई और कहा कि पूरे देश में कहीं ऐसा आउटडोर स्टेडियम नहीं है जिसमें स्विमिंग पूल हो। वहीं मंत्री ने कहा कि इस बारे में सभी लोग स्टेडियम में बन रहे स्विमिंग पूल का विरोध कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी से बैठकर बात की जाएगी। अभी हम आए हैं, यहाँ देखे हैं, अब यहाँ जिला पदाधिकारी से बातचीत करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे कि इस स्टेडियम को किस रूप में क्या बनाना है। इसको जब हम लोग जिला पदाधिकारी और हमारे सभी विभाग के पदाधिकारी के साथ हैं और साथ ही साथ यह मेरा खेल भवन है, हम खेल भवन को भी जल्द से जल्द चाहते हैं इसको हैंड ओवर करके यहाँ हमारा फुल फ्लेजेज जिला खेल का ऑफिस भी चालू हो जाए और इसमें जो इंडोर गेम चालू होना है वो भी हम जल्द चालू करवाने के लिए इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं और देख करके जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर करके और इसको जो है सो चालू करवाना। ओपन स्टेडियम में ये स्विमिंग पूल कुछ समझ में नहीं हम देख रहे हैं, बात करते हैं। अभी लोगों ने दिखाया है, अब पदाधिकारी के साथ बैठ के बातचीत करके और दोनों तरफ से हम लोग सब जो कुछ लोग ऐसा शिकायत किए हैं या चारों बगल का लोगों का जो भावना देख रहे हैं उनका उस स्विमिंग पूल के विरुद्ध भावना है और जिला के पदाधिकारी की तरफ से वो बनवाया जा रहा है। तो जब तक दोनों विषय पर बात नहीं करेंगे तब तक क्या निर्णय बता सकते। यहाँ पे कुछ कमियाँ देखी गई है, जो कमियाँ हैं उसको तुरंत खत्म, जल्दी अभी हम लोग हैंड ओवर नहीं लिए हैं, इसलिए जो भी कमियाँ हैं वो कमियों को जल्द से जल्द पूरा करके और इसको पूर्ण करके हम लोग जल्द से जल्द इसको चालू कराएंगे। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार कड़ा रुख अपना रहे हैं। इलाके में शराब मिलने पर चौकीदार और थानेदार को ही निशाना बनाया जा रहा है। शराब पकड़वाने को लेकर चौकीदार दिन रात एक कर चुके हैं और चुन चुनकर कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बावजूद इसके इलाके में शराब मिलने की दहशत दिल में हमेशा बनी रहती है। चौकीदारों ने औराई थाना परिसर पर एक बैठक की। बैठक करने के दौरान मीडिया से बातचीत की और कहा कि शराब मिलने के बाद चौकीदार और थानेदार को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक के सभी के ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर इलाके में शराब बरामद होती है, चौकीदार और थानेदार पर कार्रवाई होती है, तो पंचायत के मुखिया से लेकर विधानसभा के विधायक तक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद ही शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल होगी।
हुए कहीं सारे पंचायत सब में कहीं कहीं चोरी छिपी दारू बिक रहा है और बेचाया जा रहा है, बिकवाया जा रहा है। उसके चलते सरकार ने चौकीदार और थानेदार पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत और परेशानी हो रही है। हम लोग पर कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। यह प्रतिनिधि से लेकर के वार्ड मेंबर से लेकर के विधानसभा से लेकर के जहाँ जहाँ विधानसभा के मेंबर लोग हैं, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, सभी का दायित्व बनते हैं कि इस पर कार्रवाई करने का और इन पर सोचने का विचार करने का, चौकीदार से लेकर के और थानेदार पर विचार करके इन लोगों का की कार्रवाई से रोकने का प्रावधान करें। यथा नहीं तो उन पर भी अगर इन दोनों पर कार्रवाई होती है, थानेदार से लेकर के चौकीदार पर, तो उन सबों को भी होना चाहिए जो प्रतिनिधि लोग हैं, जैसे वार्ड मेंबर हुआ, वार्ड पंच हुआ, मुखिया जी हुए, सब समिति जी हुए, विधानसभा हर विधानसभा का मेंबर जैसे विधायक लोग हुए, ये ऐसे लोग को भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी तो हम लोगों का ये बहुत दायित्व और बहुत दयनीय व्यवस्था से हम लोग को सही सलामत से सुरक्षा होगी और हम लोगों को कानून में पास होगा और कानून को जो तरीका है वो नियम से चलेगा और हम लोग को सुरक्षा होगा और सभी लोगों ने दारू को रोकवाने का, बेचवाने का, रोकने का बचाव होंगे और सभी लोगों को यह बचाव होंगे। इसलिए लोग मरने और से बचेंगे और बचाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को भगवानपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में पार्टी का 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण करके समारोह की शुरुआत की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने पार्टी का गठन गरीब मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए किया। सत्ता में रहते हुए गरीबों को लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क अनाज तक दिलवाई। अब पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस है, जो आज 21वां दिवस हम लोग मना रहे हैं केक काट करके। और मान लीजिए हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का यह सपना था कि जितने भी बिहार के या हिंदुस्तान के गरीब कुचले हो उनको मैं ऊपर उठाऊं। और आज हम लोग भी उन्हीं के कहने पर, मार्गदर्शन पर हम लोग आज पूरे बिहार में और मुजफ्फरपुर में खास करके हम लोग स्थापना दिवस हम लोग बना रहे हैं कैलाश टावर में। और उनके सपना का साकार करने के लिए हम लोग आगे कदम से कदम आज संकल्प लिए कि जो भी शोषित गरीब हो, इस कहना उनको उत्थान में करना है। गांव गरीब को जाके, कस्बे में जाके हम लोग को यह चीज़ को रामविलास जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, पशुपति कुमार पारस जी के बारे में यह समझाना है कि वह दलितों के नेता हैं और भीमराव अम्बेडकर के जी के बाद या दूसरा है जो महादलितों का उत्थान करने के लिए हमारे रामविलास पासवान जी हमारे खड़े हुए हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को आरडीएस कॉलेज परिसर स्थित श्री कृष्ण भवन के सभागार में रामदयालु स्मृति दिवस मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे सहित मौके पर उपस्थित प्राचार्य समेत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने रामदयालु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे और प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा ने कहा कि रामदयालु बाबू ईमानदारी और त्याग के प्रतीक थे। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, सहजता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। रामदयालु बाबू बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका मानना था कि शिक्षा के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही 1948 में आरडीएस कॉलेज की स्थापना की गई थी। आज उनकी याद में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित की जाती है। गौरव का विषय है कि एक ऐसे महान समाज सेवी, राजनीतिक तथा महात्मा गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले
एक वरिष्ठ महापुरुष की आज स्मृति दिवस है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और स्मरणीय ये है कि उन्होंने इन सब अनेकों आयामों के साथ एक इतने बड़े महाविद्यालय को, जो कि लगभग 70 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थित है, स्थापित किया, जिससे लाखों की संख्या में बच्चे लाभान्वित होकर शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। और आशा है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आने वाले समय में भी यहाँ से प्रतिभावान छात्र उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे और देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ऐसे महापुरुष के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि और अर्पित करता हूँ तथा उन्हें बार बार नमन करता हूँ। और यहाँ तक इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, अपना वकालत का पेशा छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दिया। तो ये अपने आप में देश के प्रति, संस्था के प्रति और समाज के प्रति एक अविस्मरणीय और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महापुरुष के प्रति मैं हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज परम श्रद्धेय रामदयालु बाबू जयंती मनाया गया है। इस जयंती को वर्षों से, चूँकि उनके जन्मदिन का एग्जैक्ट जानकारी नहीं है हम लोगों को, इसलिए उनके इस जयंती को रामदयालु स्मृति दिवस के रूप में वर्षों से मनाया जाता रहा है, काफ़ी धूमधाम से। विगत 2 वर्षों से कोविड प्रोटोकॉल के कारण इसमें थोड़ा शिथिलता आ गई थी, जिसको हमने कोविड हट जाने के कारण इस बार जीवंत कराया है। और रामदयालु बाबू के इस स्मृति को हम लोग समारोह के रूप में, स्मृति दिवस को एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। रामदयालु बाबू विधानसभा के पहले सभापति थे। बहुत सारे पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत सारे रोल में देखे गए, सुशोभित हुए। जैसे वो नगर परिषद के अध्यक्ष हुए, नगर परिषद के अध्यक्ष हुए, उनको चीफ मिनिस्टर का भी कुर्सी दिया जा रहा था, जिसको उन्होंने अपने मित्र के लिए छोड़ दिया। लेकिन इन सब कुछ पॉलिटिशियन वाले व्यू के साथ साथ वे अगाध शिक्षा प्रेमी थे, जिसका परिणाम आज ये विस्तृत महाविद्यालय रामदयालु सिंह महाविद्यालय, जहां हम सभी उनको स्मरण करने पहुंचे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एलएस कॉलेज कैंपस में छात्रावास का निर्माण करवाया था। रविवार को मारीपुर स्थित एसके बैंक्वेट हॉल के सभागार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की ओर से प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर स्नेहलता पांडे को मुजफ्फरपुर महिला प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। डॉक्टर स्नेहलता पांडे ने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरी तरह से खरी उतरूंगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर स्नेहलता पांडे जैसे लोगों को पार्टी में जो जवाबदेही मैं सौंपी हूँ, उससे और भी महिला संगठन धारदार और मजबूत होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में नशा मुक्त बनाने में जो उनका साहसी कदम है, उसकी जितनी भी स्वागत की जाए वह कम है। मौके पर जिलाध्यक्ष शरीफुल हक सजर आलम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो है बड़ी हो रही है। हमारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में लोगों का जुड़ना जारी है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के जानी मानी हस्ती एसएल पांडे, डॉक्टर एसएल पांडे हमारे पार्टी में जिला कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शामिल हो रही हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जो मजबूती चाहिए, उस मजबूती को लेकर के पूरे
मुजफ्फरपुर जिला को मजबूत बनाएंगी और हमारी पार्टी मजबूत होगी और लोगों को जोड़ेंगी और महिलाएं जुड़ेंगी। जो आप सबको बता दें कि हमारी जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गरीबों के लिए काम करती है। हमारे गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में या भारत में सिर्फ दो ही जाति है, एक अमीर और दूसरा गरीब। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करते हुए अपने गरीब भाई बहन सबको जोड़ने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि डॉक्टर स्नेहलता जो हैं गरीबों के हित हक हुकूक के लिए हमेशा आगे रहती हैं। हम गरीबों का सेवा करेंगे। जितनी गरीब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो गरीब तौर पर हैं उनकी सेवा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से भी सेवा करेंगे और जैसा उनकी कठिनाइयां हो उसके लिए हम हमेशा, हमारी पार्टी और हम हमेशा ऑलरेडी तैयार रहेंगे। रविवार को बिहार विचार मंच के द्वारा मुक्तिधाम के संरक्षक डॉक्टर रमेश केजरीवाल के सम्मान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार डॉक्टर रमेश केजरीवाल को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि रमेश केजरीवाल ने मुक्तिधाम को बेहतरीन मुक्तिधाम बनाने में अहम भूमिका अदा की है, जिसके सम्मान में पूरे समाज के हर वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, मुन्नी चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। के सम्मान समारोह रमेश केजरीवाल ने मुजफ्फरपुर मुक्तिधाम को बेहतरीन मुक्तिधाम बनवाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है और आज ऐसे सामाजिक काम इन्होंने किया है जिससे पूरे समाज के हर वर्ग का लोग इनको सम्मानित करने के लिए आज यहाँ नवयुवक समिति में एकत्रित हुए हैं और रमेश केजरीवाल जी को हर तरह से सम्मान सरकार दे। हम जितना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा समाज का प्यार हमें मिल रहा है और हमने जो कार्य किया उसके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने उस कार्य को किया है और उससे उत्साहवर्धन हमें हो रहा है और मैं और इससे भी ज़्यादा अच्छा कार्य और मुजफ्फरपुर को फिर से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और स्मार्ट सिटी अपने ही पैसों से, इसमें मैंने एक थीम दिया है कि समाज जो हमेशा सरकार के तरफ देखती है वो सरकार के तरफ नहीं देख करके अपने तरफ अगर देखेंगे तो हम अच्छा से अच्छा कार्य यहाँ के लिए कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के मैं इस कार्य को कर रहा हूँ कि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं अगर वो चाहेंगे तो समाज का और स्मार्ट सिटी का, शहर का उत्थान, सफाई जो होनी है वो समाज के सभी लोग करेंगे और समाज की सफाई और समाज के अंदर जो गंदगी है वो गंदगी भी पूरी हो सकती है, हमारा निर्माण बढ़ सकता है। हमारे मुजफ्फरपुर का निर्माण और सौंदर्यीकरण का इस कार्य को समाज अपने तरफ से ले तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। सरकार तो अपनी तक करती है लेकिन समाज अपने तरफ से करे। जिस तरह से आपने हम लोगों ने जो ये मुक्तिधाम में किया है, मुक्तिधाम में सरकार का पैसा नहीं लगा, समूचा पैसा समाज का लगा है, समूचा पैसा यहाँ के शहरवासियों का लगा है। उस तरह से अगर समाज का पैसा लगेगा और समाज के शहरवासियों का अगर लगेगा तो वो समय दूर नहीं कि यहाँ पर जल जमाव भी दूर होगा। विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर का 73वां स्थापना दिवस रविवार को एलिस कॉलेज सभागार में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं मौके पर उपस्थित एडीजीएम इंद्र बालन ने बिहार झारखंड निदेशालय की उपलब्धियों, डिजिटल क्रांति पर अपने विचार रखते हुए बताया कि पूरे देश में एनसीसी दिवस बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें कैडेट्स मार्च, रक्तदान शिविर और
सामाजिक विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। मंत्री आलोक रंजन झा ने बताया कि एनसीसी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से कोविड महामारी के समय उसके कारण होने वाले अवरोधों से बचने और नियमों का पालन करने में मदद की है। एक्सरसाइज योगदान कार्यक्रम के द्वारा एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए गए प्रबंधन कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र के द्वारा सराहा गया। देखिए, एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी एक अनुशासित संस्था में एक है और हम समझते हैं कि इस देश को यदि हम या इस समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एनसीसी जैसी संस्था की बहुत आवश्यकता है। यह बिहार झारखंड निदेशालय, जिसके एडीजी मेजर जनरल इंद्रबालन साहब हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से मैं उनको इस बिहार झारखंड निदेशालय में एनसीसी को अपने स्तर से उनके द्वारा जो मजबूत किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में यह बिहार झारखंड निदेशालय हर क्षेत्रों में प्रथम आएगा। और मुझे खुशी है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, जो स्वयं से भी एनसीसी से शुरू से जुड़े रहे हैं और उनकी भी इच्छा है कि देश में एनसीसी मजबूत हो। एनसीसी जैसी संस्था का मजबूत होना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है आने वाले समय में एनसीसी देश की सबसे एक नंबर देशभक्त संस्थाओं में अपना नाम अंकित कराएगा। रविवार को सिकंदरपुर स्थित महात्मा गांधी पुस्तकालय के सभागार में एनयूजेआई की मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा मीडिया ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के द्वारा मीडिया के बदलते परिदृश्य पर परिचर्चा की गई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि मीडिया के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, पर शुरुआत कहां से करें, इसकी जानकारी आज कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। आज मुजफ्फरपुर जिला इकाई की यह बैठक एनयूजेआई की है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि नए नए जो लोग अभी सोशल मीडिया में विशेषकर लोग अभी जुड़ रहे हैं पत्रकारिता में, उन लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को बताना कि पत्रकारिता क्या होती है और संगठन के साथ जुड़कर उन्हें मदद करना कि उन्हें कोई समस्या अगर होती है तो हम लोग उसका रास्ता निकालें, निदान निकालें और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं बेहतर, उन लोगों से कैसे तालमेल बन सके, इसको लेकर आज हमारी बैठक की गई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो मतलब पत्रकार यहाँ पर आए हैं और उसमें नए नए युवा भी आ रहे हैं, तो इसको लेकर बड़ी खुशी है। और हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है इसमें जितने भी लोग आज इसे देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, उसको सभी लोगों को ये निमंत्रण है कि आप लोग आएँ और अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया में भी आप बेहतर करना चाहते हैं या और भी पत्रकारिता को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह आएँ, सीखें। और इस तरह की बैठक लगातार होती रहेगी। आज बैठक हुई है और फिर आने वाले समय में भी ऐसी बैठक होती रहेगी। मुजफ्फरपुर जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित 8वीं बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में रविवार को बालक वर्ग में रोहतास ने पटना को 54-29 और गया ने आरा को 29-13 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया। गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के कोर्ट पर आज खेले गए चौथे सेमीफाइनल मुकाबले में बालक वर्ग में पटना ने भागलपुर को 57-46 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में रोहतास ने गया को 65-51 से पराजित किया। बालिका वर्ग में गया ने भागलपुर को 28-9 से और आरा ने छपरा को 19-17 से हराया। फाइनल बालक वर्ग में रोहतास ने पटना को 54-29 अंकों से हराया। बालिका वर्ग में गया ने आरा को 24-13 से पराजित किया। और आज समापन था और इसमें रोहतास बालक वर्ग चैंपियन बना और पटना रनर। लड़कियों में गया और आरा रनर, गया और विनर रहे। बहुत अच्छा आयोजन रहा। करीब 14 जिलों से लगभग और 14 बॉयज़ और 8 महिला टीम थी। लगभग 200 से 250 खिलाड़ी थे। ऑफिशियल्स पटना से थे। सबों का योगदान। मुजफ्फरपुर जिला बास्केटबॉल संघ के मैक्सिमम हमारे खिलाड़ी पुराने और नए खिलाड़ियों का भी
बहुत दिन रात मेहनत किया, उनको हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि वो लोग इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में योगदान किया। कंपनी बाग स्थित बड़ी करबला पर रविवार को मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर की ओर से शिया धर्मगुरु एवं इमाम ए जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब की अध्यक्षता में हुसैन डे नाम से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इमाम हुसैन और मजलूमों का हक। सेमिनार में सभी धर्म एवं समुदाय के गुरुओं द्वारा हजरत इमाम हुसैन के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली गई। मौलाना सैयद शबीब काजिम का कहना है कि इस्लाम को बचाने के लिए विश्व इतिहास एवं ब्रह्मांड में अपने 72 साथियों के साथ सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा और हज का ही नाम नहीं है, बल्कि समाज के दबे कुचलों और शोषितों को उनका हक दिलाना भी इस्लाम का ही एक अंग है। कर रहे हैं इमाम हुसैन के चरित्र को याद करने के लिए, जिन्होंने अहिंसा के जरिए दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर को, जालिम को, यजीद को उन्होंने मात दी, शिकस्त दिया और मानवता को यजीद के जुल्म से आज़ादी दिलाई। हम इमाम हुसैन को इसलिए याद करते हैं साल में, मुहर्रम में, पूरे मुहर्रम में, और अभी एक साल में 1-2 दिन हुसैन डे होता है, ताकि इमाम हुसैन को याद करके उसके चरित्र को अपने आत्मा में उतार के हम अहिंसा के ज़रिए जालिमों को ख़त्म कर सकें और जालिमों जुल्म का सफाया करके समाज को स्वर्ग का नमूना बना सकें। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बाद जब यूएनओ बना तो यूएनओ में ये तय हुआ कि किस चरित्र के ज़रिए लोगों को मिलाया जाए। कोई चरित्र लाइएगा, हिंदू कहेगा हम नहीं मानते, मुसलमान कहेगा हम नहीं मानते, ईसाई कहेगा हम नहीं मानते। आखिर में एक फ्रांस का शायर था जिसका नाम अलेक्जेंडर गोयनल था, उसे ये काम दिया गया कि दुनिया से एक कैरेक्टर ढूंढ के लाओ, एक आदमी जिसमें सब मुत्तहिद हों, और उसने एक कैरेक्टर ढूंढा जिसका नाम इमाम हुसैन था कि इस पे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सबको इत्तेफाक है। हम इमाम हुसैन को याद करें और यूएनओ में इमाम हुसैन के बारे में शेर पढ़ा गया कि इनको याद कीजिए तो मानवता एक होगी, जुल्म और सितम ख़त्म होगा, क्योंकि आज ऐसे ऐसे हथियार बने हुए हैं जो सारे दुनिया को तबाह कर सकते हैं। जो इतने फूल ऐसे हाथों से बनाई गई है, इमाम हुसैन को याद करके ऐसे हथियारों को ख़त्म करें और अपने समाज को, शहर को, मुल्क को और पूरे विश्व को बचाएँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।